हेलो डी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 13 डिस्कस कर रहे थे और आज उसी को कंक्लूड करने का टाइम है। ये कुछ छोटी छोटी थोड़ी बहुत बातें बची हुई हैं जिसको पूरा करके हम लोग ग्रुप 14 में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 छोटी छोटी हेडिंग्स डाली हैं जिनके ऊपर अभी बात करूंगा, जिसमें एक सबसे पहला पॉइंट लिख रखा है मैंने, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या है। आप रिकॉल करें, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में बताया था, जिसमें हम डाइबोरेन को अमोनिया के साथ लो टेम्परेचर पे ट्रीट करने पे B3N3H6 एक साइक्लिक स्ट्रक्चर पाते थे, जिसमें बोरोन और नाइट्रोजन रिंग बनाए हुए होते थे, जिसकी स्ट्रक्चर शक्ल बेंजीन जैसी मिलती थी। इस वजह से इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते थे। तो ये भी डेफिनेटली ग्रेफाइट जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनता होगा, जिसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोल रहा हूं मैं। बहुत ही आसान सा पॉइंट है ये। बोरोन को जब नाइट्रोजन के साथ स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये एक कंपाउंड बनाता है, BN टाइप का सॉलिड कंपाउंड, जिसमें बोरोन और नाइट्रोजन इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये साइकिल वो बोराजीन जैसी नहीं होगी, रादर इस तरह से ये आगे से आगे रिंग बनाता नजर आता है हमें, लाइक दिस। ये आप देखें ध्यान से तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपके सामने बनता नजर आएगा। ग्रेफाइट में भी ऐसा ही होता है। अगर आपने 10th क्लास में ग्रेफाइट को ध्यान से पढ़ा था तो आप वहां पे याद कर सकते हैं कि कार्बन इस तरह से साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता था। इस क्लास में भी बताऊंगा मैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट ग्रुप को पढ़ाते हुए, तो वहां पे भी आप इसको रिकॉल कर पाएंगे। तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमारे सामने बनता नजर आता है, साइक्लिक फ्लैट प्लेनर स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ग्रेफाइट, जहां पे ये नाइट्रोजन और बोरोन कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के साथ पाई बॉन्ड बनाए हुए एग्जिस्ट करते नजर आएंगे। तो इस तरह का ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बोरोन नाइट्राइड, जिसकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक ग्रेफाइट जैसी मैच करती हैं, तो ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट रहेगा आपके सामने। अगला देखें आप, कुछ खास नहीं पढ़ना इसके बारे में, बस इतना ही ध्यान रखना है कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या होता है। एक वर्ड यूज किया हुआ मैंने यहाँ पे, बोरिक एसिड, ऑलरेडी बता चुका हूं। जस्ट एक क्वेश्चन मुझे बताना था इसका। B2O3 ये बोरोन का ऑक्साइड था, जिसको मैंने बोला था कि वो एसिडिक नेचर का होता है। अगर हम इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो ये हमें BOH थ्राइस देता है, जो बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड जिसको मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट करता हूं जनरली, H3BO3। इसकी शक्ल अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा नजर आता है। B के साथ एक OH, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर। हालांकि कई सारे मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में जब देखता हूं तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, बट मैं मोनोमेरिक स्ट्रक्चर पे ही काम करूंगा। वाई दिस इज एसिडिक? मुझे ऐसा लगता है कि ये 3H को छोड़ सकता है, 3H प्लस को रिलीज कर सकता है, तो मुझे इसे बोल देना चाहिए ट्राई बेसिक एसिड है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये 3H को नहीं छोड़ता। जब मैं बोरिक एसिड को वाटर के अंदर ट्रीट करता हूं तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाता है, BOH4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। मतलब हमें लगता है कि एक H प्लस को छोड़ता है, तो फिर दोबारा से आप गलती कर रहे हैं। ये किसी तरह से कोई H प्लस को नहीं छोड़ता। सी है किस तरह से ये एसिड की तरह से फिर बिहेव करता होगा। क्यों मैं इसको एसिड बोल रहा हूं, तो आप देखिए यहाँ पे बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है और वाटर अपने लोन पेयर्स के साथ इसकी उन खाली ऑर्बिटल्स में अटैक करता है। तो इसकी खाली ऑर्बिटल में अटैक कर रहा है, तो आप समझ जाएं कि क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले लेविस एसिड होते हैं। मतलब BOH थ्राइस एक लेविस एसिड है। चलिए क्या कर रहा है, ये 3 OH ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये चौथा वाटर यहाँ पे अटैक कर रहा है और O पे प्लस आ रहा है, B पे माइनस आ रहा है। O अपने H को छोड़ के पॉजिटिव खत्म कर सकता है, B नेगेटिव खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि OH एक बैड लिविंग ग्रुप होता है, वो इतना आसानी से यहां से नहीं निकलता। तो BOH4 विद इट्स नेगेटिव चार्ज एज इट इज एग्जिस्ट करता रहता है, प्लस में आपका H प्लस। तो ये H प्लस वाटर का निकला था। क्या फिर BOH3 एसिड नहीं है? लेविस के अकॉर्डिंग एसिड है। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग अगर मैं जाके देखूं तो वो किसी तरह का कोई प्रोटॉन रिलीज नहीं करता। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस या अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड अगर मैं देखूंगा तो फिर मुझे उसे एसिड नहीं कहना होगा। डेफिनेटली लेविस के अकॉर्डिंग ही मैं इसे एसिड कहूंगा। बोरिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड रहता है हमारे पास, एज एन एंटीसेप्टिक यूज किए जाने वाला केमिकल है, और कई तरह की सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं। मुझे लगता है क्रैमिंग भरा पार्ट है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन करने का हमें जरूरत नहीं है। जस्ट यू गो थ्रू द बुक एंड रीड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस बोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बोरेक्स। लास्ट पॉइंट है इस ग्रुप का।
बोरेक्स एक बोरोन का बना हुआ कंपाउंड है, Na2B4O7 10H2O। डेकाहाइड्रेटेड रहता है ये बोरेक्स। बनाने के लिए हम नेचुरली एक ओर देखते हैं, कोलेमनाइट ओर। ये आपकी एक कैल्शियम की ओर रहती है, कोलेमनाइट ओर। ट्विंकल भी होता है, कोलेमनाइट से याद रखिएगा। इसको हम सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करेंगे, तो गर्म करने पे ये बनाता है Na2B4O7 बोरेक्स प्लस सोडियम मेटाबोरेट NaBO2, इसको बोलते हैं हम सोडियम मेटाबोरेट, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। इस सोडियम मेटाबोरेट को आप सेपरेटली कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में गर्म करते हैं तो ये भी बोरेक्स में ही बदल जाता है। तो इस तरह से आप बोरेक्स को ऑब्टेन कर सकते हैं नेचुरली इस कोलेमनाइट ओर से सोडियम कार्बोनेट को हीट करके। ओके, एक तो ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, अगर मैं बोरोन ऑब्टेन करना चाहूं तो कैसे ऑब्टेन कर सकता हूं, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मैं ग्रुप 13 का लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, बोरेक्स बीड टेस्ट। तो इस बोरेक्स बीड टेस्ट को भी हम देखेंगे और इस बोरेक्स से बोरोन कैसे निकाला जाता है उस पॉइंट को भी हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। बोरिक एसिड से भी आप बोरेक्स बना सकते हैं। ये जैसे बोरिक एसिड था हमारे पास, आप इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करें स्ट्रांगली तो भी ये बोरेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा Na2B4O7 10H2O के अंदर। चलिए, तो ये तो कुछ खास नहीं है, प्रिपरेशंस पे तो आप चाहे इग्नोर कर दें, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला उस बात से। बट इस बोरेक्स बीड टेस्ट को इग्नोर मत कीजिए। ये बोरेक्स बीड टेस्ट ही मुझे ऐसा लगता है कि बोरेक्स में अलोन एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है। पहले तो आप इसकी क्वालिटेटिव एप्लीकेशन को समझें। ये आपको कोई भी एक सैंपल दे दिया गया लैब में, बताया नहीं गया कौन सा है, और आपको प्रेडिक्ट करना है कि वो क्या है, उसमें कौन सा मेटल आयन हो सकता है, तो बोरेक्स बीड टेस्ट एक हेल्पिंग टूल की फॉर्म में एक्ट करता है। तो इसमें हम प्रैक्टिकल में अगर जाके देखें लैब के अंदर, तो हमारे पास एक इस तरह की प्लेटिनम की वायर गिवन होती है। ये उसकी हैंडलिंग के लिए कोई मटेरियल है, प्लास्टिक सॉर्ट ऑफ, और यहां से एक वायर निकल रही होती है, ये प्लेटिनम वायर होती है। हम लोग क्या करते हैं, एक अननोन साल्ट है हमारे पास जिसमें हमें प्रेडिक्ट करना है कि वो क्या हो सकता है। मुझे नहीं पता क्या है, वो टीचर ने बोला ये साल्ट है, भाई बता के जाना आपको कौन सी मेटल यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। तो आप क्या करते हैं, एक प्लेटिनम की लूप लेते हैं, ये प्लेटिनम की लूप है। उसके बाद आप एक फ्लेम का अरेंजमेंट करते हैं, बंसन फ्लेम ले लिया आपने, इस प्लेटिनम की लूप को यहाँ पे लाके गर्म करते हैं, और उसके बाद उस गर्म प्लेटिनम की लूप को आप बोरेक्स के अंदर डाल देते हैं। सी है, ये आपका वो बोरेक्स है Na2B4O7। उस गर्म प्लेटिनम की लूप के अंदर आप बोरेक्स डिप करते हैं और उसके बाद इसको फिर यहां पे लाके हीट करते हैं। जब आप यहां पे लाके दोबारा से हीट करते हैं तो ये आपको सोडियम मेटाबोरेट बनाता है NaBO2, प्लस में एक B2O3 बोरोन का ऑक्साइड बनाता है। रादर इस बोरोन के ऑक्साइड की एक बीड सी बन जाती है, इसीलिए इस टेस्ट को बोरेक्स बीड टेस्ट बोला गया। यानी कि यहां पे आपको एक बीड सी बनती नजर आएगी, जैसे माचिस की तीली पे मसाला देखते हैं आप आगे जलाने के लिए, तो वैसी वैसी बीड एक यहां पे बन जाती है, बोरेक्स बीड बोलते हैं इसको। ये एक्चुअली इस B2O3 की बीड होती है। उसके बाद मैं इस प्लेटिनम लूप को उस अननोन सैंपल में ले जाके डिप कर दूंगा। वो अननोन सैंपल कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी मेटल का कोई सल्फेट है, तो इसको मैं जब वहां जाके गर्म करता हूं तो फिर दोबारा से इसको हीट करूंगा। अगेन दोबारा से सुने क्या करना है। सबसे पहले सिंपल प्लेन वो लूप लेनी है प्लेटिनम की, उसको अच्छे से गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसको बोरेक्स में डिप करना है। बोरेक्स में डिप करने के बाद फिर आपको गर्म करना है। जब आप अब गर्म कर रहे हैं तो आपको ये बीड बनती इसके ऊपर अपीयर होगी। अब इस बीड वाली लूप को आपको उस अननोन सैंपल पे लेके जाना है। उस अननोन सैंपल में कोई भी एक कंपाउंड हो, मैंने फॉर एग्जांपल सल्फेट लिख लिया, तो ये अब दोबारा से गर्म जब आप करोगे तो गर्म किए जाने पे ये मेटल का ऑक्साइड देगा, और वो मेटल का ऑक्साइड इस B2O3 के साथ रिएक्शन करेगा जब आप हीटिंग कर रहे होंगे, और वो यहां पे मेटल बोरेट्स जनरेट करेगा। मेटल के बोरेट्स जनरेट करेगा, और मेटल के जो बोरेट्स जनरेट होते हैं वो डिफरेंट कलर्स शो करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल की फॉर्म में यहां आपको बताऊं
तो ये मैंने अलग अलग मेटल्स के सैंपल दिखाए हैं, जैसे ये निकल का ऑक्साइड बना, मैग्नीज का, कोबाल्ट का, क्रोमियम का, कॉपर का, और ये उस बीड के B2O3 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये कुछ बोरेट्स बनाते हैं, जिनके बोरेट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। जैसे यहां मैंने दिखा रखा है, निकल का बोरेट ब्राउनिश फ्लेम देगा, मैग्नीज का बोरेट पिंकिश, कोबाल्ट का ब्लूइश, क्रोमियम का ग्रीनिश और कॉपर का डार्क ब्लूइश फ्लेम्स देता है। तो उन फ्लेम्स के कलर जब आप उसको दोबारा से लेके जाएंगे बोरेक्स के साथ सैंपल को हीट करने, तो आपको वहां पे कुछ कलर्ड फ्लेम्स अपीयर होती नजर आएंगी। बट थोड़ा लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि सभी के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। जिन भी मेटल के बोरेट कलर्ड हैं, जनरली डी ब्लॉक मेंबर्स जो हैं उनके बोरेट्स कलर्ड होते हैं, तो उन्हीं की प्रोडिक्शन के लिए हम इस बोरेक्स बीड टेस्ट का यूज करते हैं। आप उस B2O3 को जो आपने बीड बनाई थी, अगर आप सिंपली टीसी टेस्ट ट्यूब में हीट कर रहे हैं बोरेक्स को और B2O3 आपका बन रहा है, तो आप उसको किसी मोर रिएक्टिव मेटल लाइक पोटेशियम के साथ ट्रीट करके भी आप बोरोन को सेपरेट करके बोरोन ऑब्टेन कर सकते हैं, जो एक बहुत ही हार्ड मटेरियल रहता है। उसकी क्या यूजेस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, कहां कहां आप उसको यूज कर रहे हैं, या बोरेक्स का कहां कहां पे यूज है, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। आप लोग बुक में पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। जैसा हम लोग एस ब्लॉक में पढ़ते थे कि जो पहला मेंबर होता है वो एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है, तो बोरोन भी यहाँ पे अपनी फैमिली में कुछ एबनॉर्मेलिटी शो करता नजर आएगा। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता आपको, वो सारी पुरानी बातें हैं। स्मॉलेस्ट साइज है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, इस वजह से बोरोन कुछ एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज दिखाता है। जैसे मैं एक पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने BF3 ले लिया, ये मैंने AlF3 ले लिया। अब इसको मैं KF के साथ, एक्सेस KF के साथ ट्रीट कर रहा हूं, इसको भी एक्सेस KF के साथ ट्रीट कर रहा हूं, तो ये मुझे एक कंपाउंड बना के देता है K पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। जबकि यहां पे जब मैं देखता हूं तो ये मुझे कंपाउंड बना के देता है K3AlF6। फर्क देखिए आप, यहां पे सिर्फ 4 बॉन्ड बन सकते हैं बोरोन के, 4 से ज्यादा बॉन्ड बनने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है जहां पे वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना पाए इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करके। बस एक खाली ऑर्बिटल थी, वो उसने फिलअप कर ली। जबकि एल्यूमिनियम को आप जाके देखेंगे तो वहां आपके पास डी ऑर्बिटल्स पड़ी होती हैं, जहां पे वो कुछ ज्यादा बॉन्ड्स भी बना सकता है, तो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सटेंड कर सकता है। या बोरोन का एबनॉर्मल बिहेवियर देख सकते हैं। बोरोन ही ऐसा था जिसका ऑक्साइड आपको एसिडिक अपीयर हुआ, Al2O3, Ga2O3 सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड थे और रिमेनिंग तो बेसिक ऑक्साइड थे, तो सिर्फ यही ऑक्साइड आपको एसिडिक नजर आया। इसी का हाइड्रोक्साइड BOH थ्राइस एसिड की तरह से एक्ट कर रहा था, बाकी सबके हाइड्रोक्साइड्स तो डेफिनेटली बेस की तरह से ही एक्ट करते थे। और इस तरह की कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो आप बोरेक्स के बोरोन के एबनॉर्मल बिहेवियर पे वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो बोरोन और सिलिकन डायगनली प्रेजेंट है, तो डायगनली वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करूं तो बोरोन का हैलाइड और सिलिकन का हैलाइड दोनों वाटर में सोल्यूबल हैं। या मैं ये बोलूं कि जिस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे थे कि बोरोन का ऑक्साइड एसिडिक होता है, सिमिलरली जो सिलिकन का ऑक्साइड है वो भी एसिडिक कैरेक्टर का होता है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं, एक एक दो लाइन, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में पी ब्लॉक में नहीं रहता, बट स्टिल आप एक बार रीड करेंगे तो आप उन सारी बातों को रिकॉल कर पाएंगे जो यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप में एप्लीकेबल थी, और उनकी वजह भी वही रहेंगी जो मैं एस ब्लॉक के अंदर आपको बताया करता। विद दिस ग्रुप 13 हमारा ओवर हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ग्रुप 14। ग्रुप 14 हालांकि बहुत लंबी बात करनी है हमें उसके पहले मेंबर के बारे में, रादर हमारे आने वाले 2 चैप्टर्स ही उस पहले मेंबर कार्बन को लेके होंगे, बट उस एक्सक्लूसिव स्टोरीज को छोड़ के मैं इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ग्रुप 14 स्टार्ट कराता हूं जस्ट अभी, कि किस तरह से हमें ग्रुप 14 में नई बातों को समझना है। सो ग्रुप 14 के अंदर हमारे पास ये फैमिली है, कार्बन की फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कुछ प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर अभी हम बात करेंगे, काफी सारी तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जस्ट फॉर्मेलिटी के फॉर्म में मैंने यहां लिखी हुई है। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो NS2NP2 ये आपका कॉन्फ़िगरेशन रहता है। जैसे कार्बन 2s2 2p2, सिलिकॉन 3s2 3p2, जर्मेनियम 4s2 4p2 एंड सो ऑन। साइज डाउनवर्ड मूव करते हैं तो साइज बढ़ता जाएगा। सिलिकॉन से जर्मेनियम पे बहुत नॉमिनल इंक्रीज है, टिन से लेड पे भी बहुत नॉमिनल इंक्रीज है। यहाँ डिग्रीज जैसी प्रॉब्लम नहीं है जैसे ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम से गैलियम पे आई थी, बट जो साइज का इंक्रीज है यहाँ पे और यहाँ पे वो नॉमिनल उसी वजह से है। मींस इंटरवीन कर जाती हैं यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स और यहाँ इंटरवीन कर जाती हैं एफ ऑर्बिटल, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव पावरफुली एक्शन में आ जाता है। शेल का बढ़ना साइज को उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाता जितना हम कार्बन से सिलिकॉन पे देखते थे। आयनाइजेशन एनर्जी
डाउनवर्ड मूवमेंट पे डिक्रीज होनी है, तो हाँ यहाँ डिक्रीज हो रही है, कार्बन से सिलिकॉन पे डिक्रीज हुई है, सिलिकॉन से जर्मेनियम पे फिर नॉमिनल डिक्रीज हुई है, एक्सेप्शनली टिन से लेड पे जाते हुए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई है, और उस आयनाइजेशन एनर्जी के स्लाइट इंक्रीज होने के पीछे भी वही जेड इफेक्टिव है जिसने एक्सेप्शनली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड को इंक्रीज कर दिया एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस टिन मेंबर। ओके, चलिए ये भी आसान सी बात थी, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। मेटेलिक कैरेक्टर, कार्बन टिपिकल नॉन मेटल है, ये कुछ मेटेलॉइड जैसे कैरेक्टर दिखाते हैं और उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। जस्ट इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी वही मेटेलिक कैरेक्टर को डिसाइड करेगी। तो जनरल, हालांकि कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, ये अलोन फैक्टर नहीं है, आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, बट जनरल ट्रेंड में हम यही देखते हैं कि डाउनवर्ड मूवमेंट में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो लेड टिन वो टिपिकल मेटल है, ये कुछ मेटेलॉइड जैसे कैरेक्टर दिखाते हैं, और कार्बन एक नॉन मेटल का बिहेवियर दिखाता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कार्बन बहुत ही वन ऑफ द हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पोजेस करने वाली स्पीसीज है। डायमंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आप चेक करें, डायमंड, बोरोन, ये सब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। डाउनवर्ड मूवमेंट पे हालांकि कोई बहुत ज्यादा रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, बट जनरली ये डिक्रीज करता जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, +4 और +2 दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताई थी। कार्बन हालांकि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, -4 से लेके +4 तक की सारी वैरायटीज उसकी पॉसिबल थी। सिलिकॉन के पास मुझे +4 ही दिखता है, यहाँ +4 +2 दोनों दिखने लग जाते हैं, और लेड प्रीडोमिनेटिंगली, हालांकि +4 दिखता है, बहुत कम दिखता है, बट अनस्टेबल होता है, +2 ही उसकी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म एग्जिस्ट करती नजर आएगी। अब जैसे सवाल पूछा जा रहा है, मान लो आपसे कि वाई PbCl4 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप देखें वो Pb+2 में बनने की कोशिश करता है, +4 है और +4 से +2 में बनने की कोशिश करेगा, मतलब रिडक्शन करेगा। सॉरी मेरा वर्ड गलत हो गया है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन करने की कोशिश करेगा, मतलब PbCl4 एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से नहीं करेगा, एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा, अंडरगो रिडक्शन, दैट्स व्हाई एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या मुझसे कोई पूछ ले कि SnCl2 है, वो क्यों SnCl4 में जल्दी कन्वर्ट होना चाहता है, मतलब क्यों +2 से +4 बनाना चाहता है, मतलब क्यों ऑक्सीडेशन करना चाहता है, या क्यों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करना चाहता है, तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर की तरफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल थी, जिसकी वजह से वो +4 बनाना चाहता था, जबकि लेड +4 से +2 बनाना चाहता था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पहले भी बताए मैंने, बट अभी भी आप रिकॉल कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे नजर डालिए। पी पाई बॉन्डिंग क्या है? बहुत ही आसान, ये एक p ऑर्बिटल है किसी एटम की, ये उसके एडजेसेंट एटम है, उसके पास p ऑर्बिटल है, तो ये दोनों p ऑर्बिटल साइड्स ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाती हैं, जिसको मैं बोलता हूं पी पाई बॉन्डिंग। टू p ऑर्बिटल से ही इफेक्टिवली पाई बॉन्ड बना सकती है। अगर यहां पे 3p ऑर्बिटल्स हों, हालांकि सिमेट्रिकल है, स्टिल पाई बॉन्डिंग उतनी आसानी से पॉसिबल नहीं हो पाता, जस्ट बिकॉज आप ध्यान दें यहां पे भी एक p ऑर्बिटल आनी थी, पहले सिग्मा बॉन्ड बनना था, उसके बाद पाई को बनना था। सिमिलरली यहां पे भी एक p ऑर्बिटल आनी थी, पहले सिग्मा बॉन्ड बनना था और फिर पाई बॉन्ड बनना था, और यहां पे गैप इतना ज्यादा हो जाता है कि ये दो p ऑर्बिटल सिमेट्रिक होते हुए भी साइड्स ओवरलैप नहीं कर पाती, रिजल्टिंग p पाई बॉन्ड नहीं बन पाता। तो मैं स्पेशली अगर बोलूं तो कार्बन के केस में मुझे ये p पाई बॉन्डिंग नजर आएगी, और नॉट ओनली कार्बन बट सेकंड पीरियड के जितने भी मेंबर हैं, लाइक कार्बन को मैं नाइट्रोजन के साथ पाई बॉन्ड बनाते देखता हूं, या कार्बन को मैं ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाते देखता हूं, या लास्ट ग्रुप के अंदर हमने बोरोन और फ्लोरीन में बैक बॉन्डिंग से पाई बॉन्ड बनते देखा, याद होगा आप लोगों को। तो मैं कोऑर्डिनेट ऑटो बॉन्ड दिखा रहा हूं, क्योंकि पेयर सिर्फ F का होता था और बोरोन की खाली ऑर्बिटल होती थी। तो ये सब पी पाई बॉन्डिंग होती थी, जो सिर्फ तभी पॉसिबल थी जब यहां 2p और यहां 2p साइड्स ओवरलैप कर पा रही हैं। अगर आप 3p 4p का साइड ओवरलैप देख रहे हैं तो ये गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर आप सिलिकॉन में वैसे ही डबल बॉन्ड्स देखें जैसे कार्बन में देखते हैं, तो ये असंभव है। आपको कहीं भी सिलिकॉन में ऐसा डबल बॉन्ड, या जर्मेनियम में ऐसा डबल बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला, जैसा आपको कार्बन में डबल या ट्रिपल फ्रीक्वेंटली अपीयर होंगे। तो आप समझ सकते हैं 2p ऑर्बिटल्स ही किस तरह से साइड्स ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगी। ये भी यहां पे स्पेशली कार्बन का एक कैरेक्टर रहेगा, जो अनदर मेंबर्स ऑफ द सेकंड पीरियड
लाइक बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हेलोजेंस के साथ ऐसा शायद कर पाए। बट पी पाई डी पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो पी पाई डी पाई बॉन्ड क्या है? बहुत ही आसान, एक पी ऑर्बिटल है और एक डी ऑर्बिटल। आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी ये बातें सारी बता के आया था, बट चलो काफी टाइम हो गया तो रिफ्रेश कर लेना जरूरी है। ये आपके पास एक डी ऑर्बिटल है और एक ये पी ऑर्बिटल है, तो इनकी साइड्स ओवरलैप करके जो पाई बॉन्ड बनता है वो पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है। और यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, 2p आपकी 3d के साथ, 4d के साथ, इवन 5d के साथ भी साइड्स ओवरलैप करके पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकती है। तो मुझे मतलब ऐसा नहीं बोलना कि नीचे वाले पाई बॉन्ड नहीं बनाते, पाई बॉन्ड सब बना सकते हैं। हाँ, नीचे वाले पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाने के लिए जाने जाएंगे और सेकंड पीरियड के जो मेंबर होंगे वो ज्यादातर टाइम मुझे दिखेंगे पी पाई बॉन्ड बनाते हुए। चलिए, तो हम लोग पी पाई डी पाई बॉन्डिंग से होने वाले कुछ चेंजेस को यहां पे एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले उस क्वेश्चन को यहां प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या वो क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा रखे हैं जो इस पी पाई डी पाई बॉन्डिंग को समझने में हमारी हेल्प करेंगे। देखें, पहला क्वेश्चन, ट्राई मिथाइल अमीन इज पिरामिडल बट ट्राई सिलाइल अमीन इज प्लेनर, व्हाई? ये आपसे पूछा गया। पहले मैं आपको दिखाता हूं ट्राई मिथाइल अमीन क्या है, ट्राई सिलाइल अमीन क्या है। नए नाम है, अजीब नाम है, आज से पहले कभी आए नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान से समझिएगा। ये नाइट्रोजन और उसके साथ 3 एच लगा के मैं आपको दिखा रहा हूं अमोनिया। ये आपका वेल नोन कंपाउंड है NH3 अमोनिया, जहां नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, पिरामिडल शेप का sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर रहता है, sp3 पिरामिडल। अब पिरामिडल कैसे बना, sp3 कैसा हुआ, इस पे बात नहीं करेंगे, बॉन्डिंग के अंदर आप पढ़ चुके हैं। ओके, अगर मैं इसके एक H को मिथाइल से रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाता है ट्राई मिथाइल अमीन। मतलब एक मिथाइल अमोनिया पे लगा देता हूं तो ये बन जाता है मिथाइल अमीन, 2 मिथाइल लगा देता हूं H रिप्लेस करके तो ये बन जाता है डाई मिथाइल अमीन, और 3 H लगा देता हूं तो ये बन जाता है ट्राई मिथाइल अमीन। तो मुझे पता है ये आप फर्स्ट टाइम शायद सुन रहे होंगे, बट वेरी नेक्स्ट चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए डिटेल में इन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा। तो आज अभी जितना बता रहा हूं बस उसी को समझने की कोशिश करें कि अमोनिया एक कंपाउंड होता है, उसके H रिप्लेस करते जाइए मिथाइल से तो वो अकॉर्डिंगली मिथाइल अमीन, डाई मिथाइल अमीन और ट्राई मिथाइल अमीन बनता जाएगा। तो ये आपका ट्राई मिथाइल अमीन था। वही नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, शक्ल स्ट्रक्चर उसका वही पिरामिडल था। फर्क क्या हो रहा था कि जैसे जैसे ये बल्कियर ग्रुप यहां लगते जा रहे थे वैसे वैसे यहां स्ट्रिक क्राउडिंग की वजह से थोड़ा बॉन्ड एंगल बढ़ता जा रहा था। लाइक अमोनिया का 107 था, आपने एक मिथाइल लगाया, एक और मिथाइल लगाया, एक और मिथाइल लगाया, तो अल्टीमेटली वो बॉन्ड एंगल बढ़ के कुछ 10 शुड से 10-11 के आसपास, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, आपको भी नहीं याद रखना, बट ये ध्यान रखना है कि हाँ वो कुछ बड़ा होगा इस तरह से स्टेरिक रिपल्शन की वजह से। ओके, सो व्हाट इज दिस ट्राइसिलाइल अमीन? तो जैसे आपको पता है ये मिथाइल होता है CH3, ऐसे ही सिलिकॉन का हाइड्रोजन के साथ इस तरह का एक ब्रांच जो होता है उसको बोलते हैं सिलाइल। जैसे मिथाइल इथाइल तो आप लोगों ने सुने भी थे 10th में, ऐसे ही मिथाइल का एक अल्टरनेट बता रहा हूं मैं, सिलाइल, SiH3। तो ट्राइसिलाइल अमीन क्या होगा? वही अमोनिया लेना है, उसके साथ एक SiH3 लगा दिया, दूसरा SiH3 लगा दिया और ये तीसरा SiH3 लगा दिया, तो ये आपका बन जाता है ट्राइसिलाइल अमीन। और वही नाइट्रोजन सेम, और मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन होगा और वैसा ही पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि सीन तो सारा वही है, बॉन्ड तो एज इट इज वही बनाने हैं, बट आप गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? एक्चुअली जो ये नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 नहीं है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर प्लेनर होते हैं, जबकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल और लोन पेयर की वजह से पिरामिडल शेप के हो जाते हैं। तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही कहूंगा वहां पे, बट शेप जो है वो पिरामिडल होगा, जबकि ट्राइसिलाइलामीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। तो व्हाई दिस इज sp2 प्लेनर, व्हाई दिस इज नॉट sp3 पिरामिडल? तो उसको समझने के लिए आप मेरे इस पॉइंट पे फोकस करें, क्योंकि यहां सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स पड़ी हैं। और वो कहां से आ गई वैकेंट ऑर्बिटल? ये देखो, ये सिलिकॉन था, उसके पास 3s ऑर्बिटल्स थी, उसके पास 3p ऑर्बिटल्स थी, उसके पास ये पड़ी खाली 3d ऑर्बिटल्स। जबकि कार्बन का केस आप देखेंगे तो वहां सिर्फ 2s 2p ऑर्बिटल्स थी। एक्साइटेड स्टेट दिखाई है मैंने दोनों। यहां पे कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, उसके पास कोई खाली ऑर्बिटल थी नहीं। यहां सिलिकॉन ने भी 4 बॉन्ड बना लिए, बट उसके पास खाली ऑर्बिटल्स थी। और कौन सी खाली ऑर्बिटल थी? 3d खाली ऑर्बिटल्स थी।
तो नाइट्रोजन अपनी इन p ऑर्बिटल्स को इसकी d ऑर्बिटल्स में बैक डोनेशन कर देता है। जैसे BF3 में आपने देखा F बोरोन की खाली ऑर्बिटल्स में बैक डोनेशन कर देता था, ठीक ऐसे ही नाइट्रोजन भी इस पेयर को इसकी खाली ऑर्बिटल्स में बैक डोनेट कर देता है। तो जब नाइट्रोजन बैक डोनेट कर देता है तो नाइट्रोजन एक पाई बॉन्ड बना रहा है। सी, ये आपका नाइट्रोजन था, ये आपका नाइट्रोजन था जिसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन था यहां डेफिनेटली, लेकिन क्योंकि एक ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना लिया तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल को अनहाइब्रिडाइज्ड रहना पड़ता है। प्लीज हाइब्रिडाइजेशन में जाएं, दोबारा पढ़ें। अभी भी कुछ दिन पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन का वो पूरा सेट दोबारा से रिवाइज किया है। अगर आपने सिंसियरली पढ़ा होगा तो आपने इस पॉइंट को दोबारा वहां भी स्टडी किया होगा कि एक ऑर्बिटल जिसको पाई बॉन्ड बनाना है डेफिनेटली उसे अनहाइब्रिडाइज्ड रहना ही होगा। तो नाइट्रोजन की एक पी ऑर्बिटल इस पाई बॉन्ड बनाने के लिए, ये जो पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड बना रही है, उसको बनाने के लिए अनहाइब्रिडाइज्ड हो जाएगी, रिजल्टिंग आपका यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन अपीयर होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में प्लेनर स्ट्रक्चर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता था। इसको देखें, ट्राई मिथाइलमीन इज ए गुड बेस, है ही सही गुड बेस, लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर देगा, लेविस बेस की तरह से एक्ट करेगा, बट ट्राइसिलाइलमीन ऐसा नहीं कर पाएगा। वो बेचारा इन सिलिकॉन्स की बैक बॉन्डिंग में ही उलझा हुआ है, कभी इसकी ऑर्बिटल्स को देगा, इससे फुर्सत मिलेगी तो इसको देगा, इसकी फुर्सत मिलेगी तो इसको देगा। सी हेयर, मैं दोबारा से आपको इस ट्राइसिलाइलमीन का क्लियर कट स्ट्रक्चर दिखाऊं तो सी इट वेरी केयरफुली। ये नाइट्रोजन और ये आपके वो SiH3 सिलाइल हाइड्राइड, या सिलाइल ही बोल देता हूं, हाइड्राइड बोलने की जरूरत नहीं है। ये यहां पे भी डोनेशन कर रहा होगा, यहां पे भी डोनेशन कर रहा होगा, यहां पे भी, तीनों के साथ वो इक्वली डिस्पर्स्ड रखेगा अपने लोन पेयर को 1.33 बॉन्ड ऑर्डर के साथ। ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर आपको अपीयर होगा। और लोन पेयर कहां है? लोन पेयर वो तो इनकी ऑर्बिटल्स में इन्वॉल्व है और यहां कोई इलेक्ट्रॉन्स का भूखा इंतजार कर रहा है। ये डोनेशन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इसके पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स यहीं पड़े हैं, वो कहीं कार्बन के पास नहीं जाने वाले, कार्बन के पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है। ये पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ट्राइसिलाइलमीन एक अच्छा बेस नहीं है, अदर है ही नहीं बहुत अच्छा बेस, तो क्या बोलूं मैं, अब केबी वैल्यू तो नहीं रिकॉल कर पा रहा, बट बहुत ही बेकार बेस कह सकता हूं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन? तो ये पॉइंट तो हो ही गया कि ट्राइसिलाइलमीन में नाइट्रोजन sp2 है, जबकि ट्राइमिथाइलमीन में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एग्जिस्ट करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, और ऐसे ही कुछ थोड़े से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ग्रुप 14 के अंदर। कार्बन के ऊपर स्पेशल एम्फेसिस देंगे और इस चैप्टर को आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।